बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, इस वक्त यूक्रेन के अंदर जो सूरत हाल है, जिसको आप जंग कह सकते हैं, भरपूर मज़ाहमत है। और मैं आपको कल से बता रहा हूं कि ऐसा नहीं है कि रशियन जो सोच रहे थे वैसा हुआ हो। बहुत सारी मिसालें उसकी दी जा सकती हैं, लेकिन मैं सबसे पहले आपके साथ टॉप स्टोरी शेयर करना चाहता हूं जो शायद आपके पास ये खबर अभी तक ना पहुंची हो, क्योंकि रशियन मीडिया भी इसको रिपोर्ट नहीं कर रहा। और खबर यह है कि रूसी सदर पुतिन ने फ्रस्ट्रेशन के अंदर, या वो रिजल्ट्स जो उनको चाहिए वो न मिलने के बाद, रूस के आर्मी चीफ को उनके ओहदे से हटा दिया है। ये कितनी बड़ी डेवलपमेंट है, कितना बड़ा बोल्ड एक डिसीजन है कि जंग के दौरान फौज की टॉप लीडरशिप को हटा देना। और कल की मीटिंग के बाद आखिर ऐसा क्या हुआ, ये पहली टॉप स्टोरी है। दूसरे नंबर के ऊपर चल के मैंने कल आपको बता दिया था कि टर्की अब थोड़ा सा काम रूस के लिए खराब कर देगा। और आज रॉयटर्स की खबर आ गई है जिसके मुताबिक उन्होंने कहा है कि हम रूस के जंगी बहरी जहाजों का रास्ता रोकने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। अब आपको यहां से जाने नहीं देंगे। अगर वापसी आप चाहते हैं तो उसके लिए आपको रोका नहीं जाएगा। यह क्या चीन तुर्की के पास इख्तियार है, वो इख्तियार कैसे इस्तेमाल कर सकता है, यह भी आपको बताएंगे। फिर बाजी पलटती देखकर सबको जब लगा है कि यूक्रेन वाले दिफा करना शुरू हो गए हैं, तो अब सब मैदान में आ गए हैं, जिसमें सबसे पहले यूरोपीय यूनियन ने जो जंगी तैयारे हैं वो फराहम करना शुरू कर दिए हैं। और यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास हुआ, वहां पे अब यूएन जनरल असेंबली का इजलास होगा। और इंडिया एक बार फिर धोखा देने पे आ गया है और रशियंस को यह बात बहुत अच्छे से महसूस हो गई है। और फिर यूक्रेन के अंदर मौजूद दुनिया का सबसे बड़ा तैयारा भी रूस ने तबाह कर दिया है। ये तमाम डिटेल्स आपको मिलेंगी। लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और आप चाहते हैं कि आपको मुस्तनद और बरवक्त खबरें मिलती रहें, तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर लीजिए, ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंचते रहे। मैंने आपको बताया था कि जंग जारी है। हम ये नहीं कह रहे कि कौन जीत रहा है कौन हार रहा है। ऑन ग्राउंड सिचुएशन जो थी, कल का दिन पुरअमन रहा और कुछ मामलात हुए। लेकिन इस वक्त जो ताजा सूरत हाल जिस लम्हे आप वीडियो देख रहे हैं, अब से चंद घंटे पहले जो वहां की सिचुएशन हमने चेक की है, आज पुरसुकून नहीं है। लाइक कल मैंने आपको बताया था कि केव के अंदर मजमूई तौर पे सूरत हाल कंट्रोल में है और उन्होंने खुद भी कहा कि यहां पे कोई रूसी फौजी मौजूद नहीं है। लेकिन चंद घंटे गुजरने के बाद दोबारा से वहां पे फायरिंग, बम धमाके और गोलाबारी की जो आवाजें हैं वो आना शुरू हो गई हैं और जो सुकून और ठहराव था वो खत्म हो गया है। मैंने आपको बताया था कि चेचन जो इनका कमांडर जनरल है फौज का, वो मारा गया है और ये बड़ा सेटबैक था उनके लिए, जिसको मुख्तलिफ हवालों से क्रॉस चेक किया और ये वेरीफाइड खबर थी जो हमने आप तक पहुंचाई। उसके बाद कल खार्किव शहर भी हाथ से निकल गया। ये दूसरा बड़ा शहर था यूक्रेन का जो रशिया के हाथ में आके फिर निकल गया। फिर उसके बाद रात गए सूरत हाल ये हो गई कि उन्होंने अपनी जो न्यूक्लियर फोर्स है उसको एक्टिव किया, उसको तैयारी का हुक्म दिया और ये खबर मैंने आपको कल पहुंचा दी थी। लेकिन ऐसा कल एक मीटिंग हुई थी जो रूस के सदर ने चेयर की, उसमें उनके वजीर दिफा बैठे। उसमें जिस तरह हम आर्मी चीफ कहते हैं वो चीफ ऑफ जनरल स्टाफ कहते हैं, जो आर्म्ड फोर्सेस के सरबराह होते हैं उसको। और ये जो दोनों लोग हैं ये कल आर्मी पुतिन के साथ बैठे थे। और जाहिर बात है, अगर आप उस तस्वीर को देखें जिसमें ये मीटिंग हो रही है, तो टेबल की एक तरफ जो है वो पुतिन बैठे और काफी दूर इन दोनों शख्सियात को बिठाया हुआ, जो खुद एक पैगाम था नापसंदीदगी का और उनकी कारकर्दगी के हवाले से पुतिन उनसे कितने खुश हैं इस हवाले से। लेकिन अब इस वक्त जो खबर है जिसको रशियन मीडिया रिपोर्ट नहीं कर रहा, आप अगर रशियन चीफ ऑफ जनरल स्टाफ लिखेंगे भी ना ट्विटर के ऊपर जाके या गूगल के ऊपर जाके, तो आपको यह पता चलेगा कि कितनी बड़ी डेवलपमेंट हुई है। ये जो वैलेरी गेरासिमोव हैं, जो इनके रशियन आर्म फोर्सेस के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ हैं, उनको सैक कर दिया गया है। यानी सादा अल्फाज में आप ये समझें कि जंग के दौरान रूस के सदर ने अपने आर्मी चीफ को ओहदे से हटा दिया है। और यह खबर इस वक्त तमाम जो वेस्टर्न मीडिया है इसको रिपोर्ट भी कर रहा है, वेरीफाइड अकाउंट्स इसको खबर को दे रहे हैं। लेकिन रूस के मीडिया के अंदर मुकम्मल खामोशी है, कोई कमेंट वहां से नहीं आ रहा। अब ये जो वैलेरी गेरासिमोव हैं, इनके मुतालिक बताया जाता है कि इनकी रशियन फौज के अंदर बहुत रिगार्ड की जाती है
और ये जो पिछली जनरेशन के जर्नैल हैं, उनमें से ये वो शख्स हैं जिन्होंने रशियन फौज को, ये जो मौजूदा और इतनी मजबूत फौज हम उनकी देख रहे हैं, उसके आर्किटेक्ट के तौर पे देखा जाता है। और फिर 10 साल से वो इस फौज की कमांड कर रहे हैं। सन 2012 से अब तक वो चीफ ऑफ जनरल स्टाफ के तौर पे काम कर रहे हैं। और अब इस बताया गया है कि रशियन फौज जो है, जाहिर बात है फौज का अपना हिसाब होता है, पॉलिटिकल लीडरशिप का अपना हिसाब होता है, तो एक रिजेंटमेंट है और इसी वजह से उस रिजेंटमेंट को कंट्रोल करने के लिए फिर बताया जा रहा है कि रशियन प्रेसिडेंट फ्रस्ट्रेटेड हो रहे हैं कि ये कैसे लिंगर ऑन जंग करती जा रही है। उनको तो वाइंड अप करना था, उनको फौरन रिजल्ट चाहिए थे, यूक्रेनी सदर को उड़ाना था, दारुल हुकूमत पे कब्जा करना था, उसके बाद बार्गेनिंग करनी थी, लेकिन वो तो मजबूर हो गए हैं। तो अब ये डेवलपमेंट वहां से वेरीफाइड है कि उनके चीफ ऑफ जनरल स्टाफ को कहा गया है कि खुदा हाफिज। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि जो नया शख्स आएगा, ये तो रशियन फौज को मौत के मुंह में धकेलने वाली बात है कि जंग के दौरान आप आर्मी चीफ को तब्दील कर दें। ये तो हो गया एक तरफ। दूसरी जानिब इस वक्त जो ड्रोन्स हैं ना टर्की के, वो बहुत तबाही मचा रहे हैं। और आज तमाम जो बरतानवी मीडिया है उसने भी दावा किया है। और फिर इस वक्त जो वीडियो सर्कुलेट कर रही हैं, जैसे गेम के अंदर होता है ना हिट करना, बिल्कुल वैसे ही TB2 ड्रोन जो हैं वो इस पूरी की पूरी गेम को हिट करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन कल मैंने आपको खबर दी थी, मैंने आपको कहा था कि टर्की ने काम किया है, जिसको ये सारा इन्वेजन का लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसको मुदाखलत आप कह सकते हैं। लेकिन कल टर्की ने इस रशियन इकदाम को वॉर डिक्लेयर कर दिया है, जंग कह दिया है। मैंने आपको बताया था ये कदम है पहला, इससे होगा क्या। अब मैं आपको थोड़ा सा तारीख में वापस ले जाके बताना चाहता हूं कि रशिया के बारे में उन्होंने फैसला क्यों किया। पहले उन्होंने समझाया उसको, रशिया को भी, यूक्रेन को भी, कि जंग से बाज आ जाएं। जब वो बाज नहीं आए तो उन्होंने इसको वॉर डिक्लेयर कर दिया। अब वॉर डिक्लेयर करने के साथ ही टर्की के पास इख्तियार क्या है? टर्की के पास इख्तियार आ गया है 1936 में होने वाला जो मॉन्ट्रियाक्स कन्वेंशन है, वो टर्की को इख्तियार देता है। क्या इख्तियार देता है? ये जो बास्फोरस की वो स्ट्रेट है, आबनाए बास्फोरस जो है, ये छोटा सा एक रास्ता है बहरी, जहां से जहाज गुजरते हैं, कार्गो जहाज भी गुजरते हैं और जंगी जहाज भी गुजरते हैं। खासकर ये रास्ता बुहरा जो आगे असवद वगैरह है, उसके लिए यूक्रेन और रशिया जिनका साहिल लगता है उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये जो आपको मैं बताऊं 1936 वाला ये मॉन्ट्रियाक्स जो कन्वेंशन है, ये टर्की को इख्तियार देता है कि अगर जंग शुरू हो जाए और उनको थ्रेट महसूस हो तो वो जंगी जहाजों को या किसी भी जहाज को अगर थ्रेट महसूस करें, उनको रोकने का इख्तियार रखते हैं। अब रॉयटर्स की खबर सुन लीजिए कि टर्की ने फैसला कर लिया है कि वो यहां से रूस के जंगी जहाज नहीं गुजरने देगा, लेकिन जो जंगी जहाज गए हुए हैं अगर वो वापस आना चाहते हैं तो उनकी वापसी के सिलसिले में कोई रुकावट नहीं डाली जाएगी। ये अब तक की सबसे बड़ी डेवलपमेंट है। और ये ड्रोन्स के बाद जो टर्किश ड्रोन्स जो काम कर रहे हैं उससे ज्यादा तबाही वाला काम ये कर रहे हैं। अब ड्रोन्स की बात भी हो गई, ब्लैक सी वाला रास्ता भी जो है वो भी बंद हो जाएगा, तो काम तो खराब हो गया। लेकिन इससे और बड़ी उनकी मजामत तो वो पहले ही कर रहे हैं। यूरोपीय यूनियन की कल जो फॉरेन पॉलिसी चीफ है, उन्होंने कहा था हमें वेपन्स और फ्यूल की जो कॉस्ट है वो हमें यूरोपीय यूनियन को पे करनी चाहिए। वो तो पे करेंगे, सो करेंगे, लेकिन यूरोपीय यूनियन ने फौरी तौर पे जो फाइटर जेट्स हैं, यानी जो जंगी तैयारे हैं, वो यूक्रेन को देने का फैसला किया है, ताकि इस वक्त जो फजाइया वर्सेस फजाइया है, क्योंकि वो कह रहे हैं बार बार रशियंस कि हम इनका एयर डिफेंस सिस्टम तोड़ रहे हैं, एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह कर रहे हैं, इसलिए इस पर अमल दरामद फौरन करते हुए उन्होंने यह फैसला किया है कि यूक्रेन के हवाले ये किया जाए। अब मैं आपको यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास बताना चाहता हूं। वहां पे वीटो पावर तो है, लेकिन और आखिरी बार आपने देखा करारदाद को उन्होंने वीटो भी कर दिया, लेकिन अब करारदाद आई, रूस ने रोकना चाहा, लेकिन कवायदो जवाबित की वजह से वो रोक नहीं सके। 15 मेंबर्स में से 9 अरकान की हिमायत चाहिए होती है, लेकिन यह करारदाद यह थी कि यूएन जनरल असेंबली का इजलास बुलाया जाए ताकि वहां वोटिंग हो, ताकि वहां तो वीटो वाला मामला नहीं होगा और डिबेट भी हो और रशिया को वहां पे अकाउंटेबल बनाया जाए। पूरे हॉल के अंदर तमाम जो 190-200 ममालिक हैं उन सब के दरमियान में। तो जनाब इसमें 11 वोट के साथ करारदाद तो हो गई मंजूर, जिसपे आज हंगामी इजलास होने जा रहा है यूएन जनरल असेंबली का। लेकिन इसमें खास बात इंडियंस का धोखा है जो रशियंस भूल नहीं पा रहे। इंडिया ने आज भी एब्सटेन किया है, वोट नहीं दिया, और उसकी जो रीजंस बनाई हैं वो भी मजाक उड़ाने वाली बात है। और मैं आखिर में आपको बताना यह चाहता हूं कि केफ
जो दारुल हुकूमत है उसमें बमबारी शमबारी तो ये कर रहे हैं। और यूक्रेन ने इसकी तस्दीक की है कि एंटोफ 225 दुनिया का सबसे बड़ा कार्गो जहाज जो सोवियत के ज़माने में बना था और यहां पे वो हैंगर में खड़ा था, रशियंस ने बमबारी करके उस जहाज को भी तबाह कर दिया है। और अब दुनिया का सबसे बड़ा कार्गो जहाज जो है वो रशिया और यूक्रेन की जंग के दौरान निशाना बन गया है। और रशियन हुकाम ने तो बात नहीं की, लेकिन यूक्रेनी हुकाम ने इसकी तस्दीक कर दी है। ये अब तक की डिटेल्स थी। मुझे उमर दराज गोंदल को फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो कर सकते हैं। मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। आपकी समातों का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज।